पिछली क्लास में हमने पढ़ा था नेशनल इनकम एट करंट प्राइस और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। करंट प्राइस मतलब करंट ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट ईयर की आ जाएगी, और कांस्टेंट प्राइस मतलब बेस ईयर कोई दिया होगा, अदरवाइज 2011-2012 को हम बेस ईयर मानते थे। और उसके बारे में वो थी नेशनल इनकम। अब आ रही है जीडीपी। सबसे पहले मैं जीडीपी का मतलब याद करा दूं। व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी इज नथिंग बट टोटल पूरे साल की प्रोडक्शन। गुड्स एंड सर्विसेज की पूरे साल कितनी प्रोडक्शन हुई है। अगर आप वो जो प्रोडक्शन जितना अमाउंट बना है वो करंट ईयर के प्राइस से निकालते हो, जिस साल की प्रोडक्शन है उसके साल से निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी या जीडीपी एट करंट प्राइस। जैसे नेशनल इनकम थी सेम जीडीपी है, उसमें इनकम एट करंट प्राइस पे थी, एट जीडीपी एट करंट प्राइस हुई। और अगर आप बेस ईयर के हिसाब से निकालते हो तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। ये मेन चीज है, सब कुछ सेम रहेगा। इसमें आप जो प्राइस लेते हो वो करंट ईयर प्राइस लेते हो, ठीक है। और इसमें जो आप प्राइस लेते हो वो आप लेते हो क्लियर। तो जो आपका नेशनल इनकम वाला अगर टॉपिक क्लियर हुआ तो ये भी बिल्कुल सेम टू सेम चलती रहेगी। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था इसको रियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक में कितनी ग्रोथ हुई है वो यहाँ से पता लगता है। ये तो सिर्फ महंगाई की वजह से रेट बढ़ गया ना। आपको बताया था 1000 किलो गुड्स बने, ठीक है। 2011 और 12 में उसका रेट था 12 रुपये, तो 12,000 रुपये हो गए। और 2019 और 20 में रेट हो गया 20 रुपये, तो 20,000। तो गुड्स बने कितने? जीडीपी तो ये है ना, ये तो एनएनपी होगी, गुड्स प्रोडक्शन इनटू प्राइस, एनएनपी आ गई। ये तो जीडीपी हुई कि बने कितने। अगर बने उसका रेट ये था, ये रियल पिक्चर है। दिस इज द रियल पिक्चर कि एक्चुअली इतने क्या सामान हमारा बना। लेकिन ये क्या है फिर? ये भी तो वही है, ये महंगाई बढ़ने की वजह से उसका रेट बढ़ गया। सामान 12,000 का ही बना है, वो 12 रुपये का रेट बढ़ के 20 रुपये हो गया तो 20,000 माना जाएगा। महंगाई होगी इन्फ्लेशन की वजह से। तो ये हमने पढ़ा। तो रियल पिक्चर आपको ये बताता है, ये नॉमिनल है, ये करंट ईयर के हिसाब से चेंज होता है। तो जैसे एनएनपी एट कांस्टेंट प्राइस एंड करंट प्राइस था, वैसे जीडीपी एट करंट प्राइसेस वो है। अब तो अब इसमें से ज्यादा कौन सा होता है, कौन कौन सा? तो कुछ भी हो सकता है। इफ जो आपके करंट प्राइसेस हैं वो ग्रेटर हो गए बेस ईयर के प्राइस से, करंट ईयर का प्राइस अगर ज़्यादा हो गया बेस ईयर के प्राइस से, तो क्या होगा? तो जो आपका नॉमिनल जीडीपी होगा वो ग्रेटर हो जाएगा रियल जीडीपी से। एक कंडीशन तो ये आपने लिखनी है। और इफ, ये बुक में लिखी है वैसे, करंट ईयर का प्राइस कम है बेस ईयर से, मतलब बेस ईयर का प्राइस ज़्यादा है, तो आपकी नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी से कम हो जाएगी। ये बुक में लिख लेना कहीं भी आसपास। और अगर इक्वल चल रहे हैं, करंट ईयर का प्राइस बेस ईयर के प्राइस की इक्वल है, तो नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी, ठीक है। ये बुक में अलग तरीके से लिखा है, बट आप इजी वे से लिख लेना। और फिर अगला टॉपिक आता है विच इज़ बेटर, नॉमिनल जीडीपी बेटर है कि रियल। और मैंने आपको बता दिया कि ये बेटर होती है क्योंकि ये आपको रियल पिक्चर इकोनॉमिक ग्रोथ की बताती है कि एग्जैक्टली गुड्स बने कितने, उनका वो क्या था। और
डिफरेंट ईयर की कंपैरिजन करने में भी यही कैपेबल होती है, तो ये आपकी बेटर होती है। और इसका रीज़न बुक में लिखा है, आप लोग रीड करना, समझ आ जाएगा। ना समझ आए तो मैं बता दूंगा। उसके बाद निकालना कैसे होता है, लास्ट टाइम मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था एनएनपी का निकालने के, तो उसी फॉर्मूले के अंदर अगर इसको मैं चेंज करूं तो आएगा। मैं इतना पोर्शन मिटा रहा हूं, चलो यहीं पे कर देता हूं। मैंने पिछले बताया था आपको जो एनएनपी निकालने का था, हमने करा था एनएनपीएफसी मतलब नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल टू नेशनल इनकम एट करंट प्राइस अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। तो अब जो ये रिलेशन था कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस का, वही जीडीपी का भी रिलेशनशिप है। ठीक है, कांस्टेंट प्राइस वाले एनएनपी को ये बोलते हैं, तो कांस्टेंट प्राइस वाले जीडीपी को क्या बोलते हैं, रियल जीडीपी। इसको रियल नेशनल इनकम भी बोलते हैं या रियल इनकम भी बोलते हैं। ये रियल इनकम थी, ये नॉमिनल इनकम थी। तो सिमिलरली नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स सॉरी इनटू 100, ये आपका सेम टू सेम फॉर्मूला है, रियल रियल नॉमिनल नॉमिनल प्राइस इंडेक्स प्राइस इंडेक्स। ठीक है जी। अब इसको रियल जीडीपी बोलो या जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, एक ही बात है। नॉमिनल जीडीपी बोलो या जीडीपी एट करंट प्राइस, एक ही बात है। एग्जाम में कंफ्यूज मत होना। और जिस सीरियसनेस के हिसाब से 12th क्लास का बैच इकोनॉमिक्स या बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, मैं आपको बता दूं, आप अपना रिजल्ट खराब कर रहे हो, क्योंकि आपके टेस्ट्स में, आपके होमवर्क्स में मेरे को सीरियसनेस दिख रही है। कोई आप में से बच्चा सीरियस नहीं है, ना होमवर्क के प्रति, ना क्लासेस के प्रति, ना रीडिंग के प्रति, ना लर्निंग के प्रति, ना अपने स्कूल टीचर्स के प्रति। आप घर बैठ के बस ऑनलाइन मज़े ले रहे हो कि चलो ठीक है, ऑनलाइन बुक खोल के पेपर तो दे ही देते हैं, पास हो जाएंगे। अभी तो हो जाओगे, बोर्ड में क्या करोगे? और सोच रहे हो कि लास्ट टाइम में तो पढ़ ही लेंगे। पढ़ने का टाइम ना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना होता है। जनवरी फरवरी में तो फटाफट से बस प्री बोर्ड आया, प्री बोर्ड दिए, बोर्ड आ गया, पता ही नहीं लगता कब बोर्ड आ गया एकदम से। ये टाइम है आपके पढ़ने का और आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। मेरे को बोलना नहीं था पर मेरे को एकदम से बातें याद आ गई कुछ, तो मैंने बता दिया। मैं किसी बच्चे का नाम नहीं लूँगा, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, सबके लिए जो ये वीडियो देख रहा है। ठीक है, तो अभी भी सीरियस हो जाओ। जिस हिसाब से मेरे को इस चैप्टर में कितने न्यूमेरिकल्स है, ढेर है, अभी कंप्लीट भी नहीं हुए। मेरे को आधे बीचों होमवर्क आना बंद हो जाता है, फिर आ जाता है, फिर नहीं आता। कितने सारे बच्चों ने डाउट्स नहीं पूछे और मेरे को बोल रहे हैं कि उनको क्लियर हो गया। जिस दिन मैं टेस्ट लूँगा उनके आंसर नहीं निकलेंगे। तो ऐसे कैसी चीज़ हो जाएगी जो आपका डाउट नहीं निकला, आपका होमवर्क सारा कंप्लीट है, आपके आंसर सारे सही हैं, जब मैं टेस्ट लूँगा आपको आंसर नहीं आता होगा। मैं कुछ भी बात पूछ लूँगा, आपको वो नहीं पता होगा। तो ये क्या तरीका है? अगर हम आपको घर बुला के नहीं पढ़ा पा रहे या आपसे फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप सीरियसनेस से पढ़ो, क्योंकि थोड़े दिन बाद तो फिर ये होगा, अक्टूबर का महीना निकलने तो नवंबर में कोरोना केस है 10,000 रोज के है। मैं तो कोचिंग सेंटर खोल दूंगा और फिर आप लोग आओगे, फिर यहाँ पे भी डांट खाओगे, अपने पेरेंट्स से भी डांट खाओगे, टीचर से भी डांट खाओगे, क्योंकि वो टाइम नहीं है, वो टाइम सिर्फ पढ़ने का होगा। तो थोड़े दिन रुक जाओ, एक बार सिलेबस कंप्लीट होने दो, फिर मैं आपको घर बुलाऊंगा, अपने सामने पढ़ाऊंगा, अपने सामने क्वेश्चंस कराऊंगा, अपने सामने रिविजन्स कराऊंगा। तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तब मेरे को किसी ने बोला ना, सर ये टॉपिक तो मैंने वीडियो ही नहीं देखी थी, या ये टॉपिक तो मेरे को क्लियर ही नहीं हुआ, तो मैं तब उससे पूछूंगा कि जब क्लियर नहीं हुआ था तब क्यों नहीं पूछा, अब कैसे पूछ रहे हो आप मुझसे। आगे बढ़ते हैं। बाकी इस फॉर्मूले को मोल्ड कर दो। अगर प्राइस इंडेक्स निकालना है तो वो ऊपर ले आओ। मतलब इन तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ आपको मिसिंग हो तो आप निकाल देना। और वैसे इसका न्यूमेरिकल आएगा नहीं, बुक में एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है। अब जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट थ्योरी का टॉपिक है, दैट इज़ जीडीपी डिफ्लेटर, उसको पढ़ते हैं। हमने अभी पढ़ा कि जो रियल जीडीपी था और जो नॉमिनल जीडीपी था उसका फ़र्क किस वजह से है। फॉर एग्जाम्पल हमने बनाई जो प्रोडक्शन थी अभी 1000 किलोज़ रखी थी, ठीक है, और रियल जीडीपी कितनी आई इसकी? अगर 12 रुपये का प्राइस है तो 12,000 रुपये, और नॉमिनल कितनी आई जो करंट ईयर का प्राइस है? अगर 20 रुपये का प्राइस है तो 20,000 रुपये।
गुड्स कितने के बने, गुड्स तो एग्जैक्टली इतने के बने, 1000 इंटू 12, 1000 इंटू 20, ये 2011-12 की बात हो गई, ये 2019-20 की बात होगी। गुड्स तो उतने के ही बने ना, गुड्स उतने ही बने ना, रेट चेंज हो गया। तो ये बेसिकली रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में फ़र्क किस चीज़ का है, फ़र्क है प्राइस का। ये क्वांटिटी सेम है, क्यू सेम है, सिर्फ ये पी ज़ीरो हो गया और ये क्यू सेम है, ये पी वन हो गया। तो बेसिकली फ़र्क कहाँ पे आया, इसका। और अगर आपको एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में किस चीज़ का फ़र्क आता है, तो आप बोलोगे प्राइजेस का फ़र्क आता है, कि करंट ईयर का प्राइस और बेस ईयर का प्राइस का जो फ़र्क होता है उसकी वजह से रियल और नॉमिनल अलग होते हैं। बेसिकली क्वांटिटी तो सेम ही होती है। अब ये फ़र्क को ख़त्म कैसे किया जाए, उसके लिए हमारे पास जो टूल है वो होता है जीडीपी डिफ्लेटर। ये क्या होता है, आपका नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। ये आपका फॉर्मूला है जीडीपी डिफ्लेटर निकालने के। ये क्या करता है, इसका काम क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, ये जो प्राइस का फ़र्क है इसको एलिमिनेट करता है और आपको एक रियल चीज़ बताता है कि एक्चुअली जीडीपी एवरेज, एक उसकी एवरेज निकाल के आपको वो दे देता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 20,000 रखा है, ये 12, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 20,000 नॉमिनल वाली, 12,000 ये वाली इंटू 100। तो इस हिसाब से इसको कैलकुलेट कर लिया जाएगा। तो 166 कुछ आ रही है। तो हमारा फ़र्क कितना आया है, हम 11th में प्राइस इंडेक्स एक चैप्टर किया था, हम सिर्फ 1 को छोड़ देते हैं, ये वाला पार्ट लेते हैं कि मतलब हमारा जीडीपी जो है रियल से नॉमिनल कितनी इंक्रीज हुई है, इंक्रीज बाय 66.67%, कि इससे जो फ़र्क आया वो इससे आया है, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, ये सेम फॉर्मूला मैंने अभी जो लिखा था वही है, उसमें रियल ऊपर था, नॉमिनल ऊपर था, नीचे क्या था, प्राइस इंडेक्स। तो इसको हम प्राइस इंडेक्स भी कह सकते हैं कि ये प्राइस का फ़र्क बता रहा है कि ये जो चेंज आया है 12 और 20 का जो फ़र्क आया है वो इस प्राइस की वजह से आया है। अगर आप ध्यान रखो, हमने क्या किया, 20,000 अपॉन 12,000 इंटू ये, अगर आप प्राइस का इंडेक्स निकाल लो, प्राइस कितना था, 20 रुपये अपॉन 12 रुपये इंटू 100, इसको निकाल के चेक कर लो, ये भी 166.67% ही है। तो मतलब क्या हुआ, जितना प्राइस का चेंज आया उतना ही जीडीपी के अंदर चेंज आ गया। जीडीपी का चेंज कितना है, इतना, प्राइस का चेंज कितना है, इतना, दोनों सेम सेम चल रहे हैं, ठीक है ना, ये देखो सेम सेम चल रहे हैं। तो बेसिकली रियल से नॉमिनल का जो फ़र्क होता है वो प्राइस की वजह से होता है। प्राइस 12 से 20 हो गया तो रियल जीडीपी 12,000 से 20,000 हो गई। अगर आप बोलोगे सर आपने तो क्वांटिटी 1000 ली, आप 2000 लो, 10,000 लो, 500 लो, 50 लो, 1 रुपया लो, कुछ भी लो, जितना प्राइस का डिफ्लेशन आएगा, डिफ्लेशन मतलब फ़र्क आएगा, उतना ही जीडीपी का डिफ्लेशन हमेशा आएगा। तो हमको पता है कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में जो फ़र्क है वो प्राइस की वजह से आता है, इसीलिए इसको प्राइस इंडेक्स भी कह सकते हो, इसीलिए इसको जीडीपी डिफ्लेटर भी कह सकते हो। बेसिकली अगर आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ये फॉर्मूला देखो, मैंने थोड़ी देर पहले क्या लिखा था, रियल वाला पार्ट ऊपर लिखा था और यहाँ डिनोमिनेटर में प्राइस इंडेक्स, तो प्राइस इंडेक्स ऊपर चला गया, डिफ्लेटर बन गया, नीचे रियल। सेम फॉर्मूला है, कोई नया फॉर्मूला याद मत करने बैठ जाना, बुक में इसी फॉर्मूले को अलग अलग शक्ल से दिया हुआ है, फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है। अब बताओ जीडीपी जो है वो क्या है, जीडीपी है हमारे देश में पूरे साल, पूरे देश के अंदर पूरे साल कितनी प्रोडक्शन हुई है गुड्स और सर्विसेज की, इसे कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पूरे देश में कितनी प्रोडक्शन हुई है, क्या पूरे देश में जितनी प्रोडक्शन हुई है उससे पता लग जाएगा कि हमारे देश की तरक्की कितनी हुई है, ग्रोथ कितनी हुई है, वेलफेयर कितना हुआ है। क्या जीडीपी एक आइडेंटिफिकेशन है वेलफेयर की, क्या जीडीपी एक मेजरमेंट है वेलफेयर की। वेलफेयर मतलब सब खुश है, सब खुशहाल है, सब सुखी है, सब शांति से जी रहे हैं, क्या ऐसा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है कि जीडीपी बढ़ने से वेलफेयर बढ़ता है। वेलफेयर मतलब अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज, अच्छी स्कूलिंग, अच्छी रोड्स, अच्छे हॉस्पिटल, सब कुछ।
तो जीडीपी बढ़ना क्या वेलफेयर को सिग्निफाई करता है या वेलफेयर जीडीपी से रिलेटेड है कि नहीं, इसके बारे में पढ़ाऊंगा मैं आपको लास्ट टॉपिक फटाफट से। पहले दोनों का मतलब फटाफट समझ लेते हैं। ये आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन अकाउंटिंग ईयर विद इन द कंट्री, पूरी कंट्री के अंदर कितनी प्रोडक्शन हुई है। ये आपकी एक्चुअली क्या है, वेल बीइंग है, वेल बीइंग की कितने अच्छे से आप जीते हो, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वेल बीइंग कह लो, इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कह लो, स्टेटस कह लो, ठीक है, एक्सेट्रा, इसमें ये आता है। ठीक है, क्या देश में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन ज़्यादा बन गए, उसका मतलब कि आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ गया। गवर्नमेंट तो यही मानती है, गवर्नमेंट कहती है अगर 2011-12 में हमारी जीडीपी थी 12,000 रुपये और 2019-20 में हमारी जीडीपी हो गई 20,000 रुपये, जीडीपी क्या हो गई, बढ़ गई, राइज हुई ना, 12 से 20 में राइज होगी। इसका मतलब गवर्नमेंट का मानना है कि जो वेलफेयर भी है राइज हो गया, कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा। क्यों, गवर्नमेंट की नज़रों में ऐसा क्यों है, गवर्नमेंट कह रही है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस बढ़ी है, मतलब गुड्स भी ज़्यादा बने हैं, मतलब ज़्यादा लोगों को काम मिला होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन हुई है तो लोगों ने खरीदा भी होगा। कौन लोग खरीदते हैं, हम लोग, हमारे पास क्या होंगे, पैसे, मतलब हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा होगा तभी खरीद पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट, कोई भी गुड्स ज़्यादा कब बनती है, जब उसकी डिमांड होती है। डिमांड कहाँ से आती है, हम लोगों से। हम लोग डिमांड क्यों करते हैं, क्योंकि पैसा होता है, पैसा आता है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। तो गवर्नमेंट का मानना है कि देश में प्रोडक्शन अगर बड़ी है तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बड़ा है और उससे वेलफेयर भी बड़ा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ध्यान रखें, ऐसा नहीं है, और अभी हम प्रूफ करेंगे कि ऐसा क्यों नहीं। अभी तक हमने बताया इसका मतलब और इसका मतलब, और गवर्नमेंट का नज़रिया, गवर्नमेंट की नज़र में जीडीपी बढ़ने का मतलब वेलफेयर राइज होता है, और हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। जिसमें से पहला है डिस्ट्रीब्यूशन, पहला पॉइंट बाद में पढ़ते हैं, दूसरा पहले पढ़ते हैं, कि जीडीपी जो आपका बढ़ा था वो चेंज इन प्राइसेस की वजह से बढ़ सकता है। हमने क्या पढ़ा, मान लो 2011-12 में 12 रुपए का रेट था जो बढ़ के 20 रुपए हो गया। गुड्स कितने बने थे, 1000 ही यहां बने थे, 1000 ही यहां बने हैं। क्या रियल में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ी, नहीं, 1000 गुड्स ही यहां बन रहे थे, 1000 गुड्स ही यहां बन रहे हैं। ये गुड्स की प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, सिर्फ जीडीपी बढ़ी, प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, जीडीपी बढ़ी। क्यों, क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो डू नॉट राइज बट जीडीपी राइजेस। क्यों, ड्यू टू प्राइस राइज, कि प्राइस बढ़ा उस वजह से जीडीपी बढ़ गई, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ी, सिर्फ महंगाई बढ़ने की वजह से जीडीपी बढ़ी, 12 से 20,000 पहुंच गई, क्योंकि 12 से 20 रुपए रेट हो गया। गुड्स तो 1000 के बने, तो क्या रियल में सोचो, 1000 किलो गुड्स ही 2011 में बने थे, 1000 किलो गुड्स ही 2020 में बने हैं, क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, नहीं बढ़ा। जितनी लोगों की इनकम तब थी अब भी उतनी ही है, उल्टा नुकसान हो गया। जो चीज़ पहले 12 रुपए की लेनी पड़ रही थी अब 20 रुपए की लेनी पड़ रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग घटा है। तो फर्स्ट तरीके से हमने प्रूव किया कि जीडीपी बढ़ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या वेलफेयर बढ़ना नहीं बताता। जीडीपी प्राइसेस के बढ़ने की वजह से भी बढ़ सकती है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्राइसेस के बढ़ने से डाउन जाता है, बल्कि महंगाई बढ़ने से। दूसरा पॉइंट है जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। अब जीडीपी मतलब 1000 किलो गुड्स तो बन गए, चाहे वो 20 रुपए की है चाहे 12 रुपए की है, गुड्स तो बने। गुड्स किसने बनाए होंगे, किसी फैक्ट्री के मालिक ने बनाए होंगे, लेबर को एम्प्लॉय किया होगा।
उसका प्रॉफिट भी फैक्ट्री के मालिक ने लिया होगा, लेबर को तनख्वाह दी होगी, लोगों ने खरीदा होगा। हो सकता है कि 1000 किलो गुड्स बनाने के बाद रिच और रिच बन जाए, मतलब रिच और रिचर हो जाए, और जो पुअर था और पुअरर हो जाए। पहले रिच और पुअर का गैप इतना था, अब गैप बढ़ जाए। जैसे हम देख रहे हैं देश में साल बर साल अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जितने गुड्स बने हैं वो रिच के काम तो आ रहे हैं, रिच उन गुड्स को यूज़ करने के और पैसा कमा रहा है, उस पैसा से और गुड्स बना रहा है, और पैसा कमा रहा है, और गुड्स बना रहा है, और पैसा कमा रहा है, मतलब वो पैसे से पैसा कमा रहा है। पुअर के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम है, इसलिए वो और गरीब होता जा रहा है। तो जीडीपी बढ़ने से रिच और रिच अगर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन अगर इक्वल नहीं हुई, जो गुड्स बने वो रिच और पुअर में बराबर नहीं बटे, रिच वाले को ज़्यादा मिल गए, पुअर वाले को कम मिल गए, तो अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी बराबर नहीं होती तो वेलफेयर राइज नहीं होता। तीसरा पॉइंट, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट जो था नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, ये कहता है ऐसे कितने काम होते हैं जिसकी हम फाइनेंशियल वैल्यू नहीं निकालते, इस वजह से उसको जीडीपी में काउंट नहीं करते। फॉर एग्जांपल, आपकी जो मदर्स घर पे किचन में रोटी बनाती हैं उनको पैसे तो नहीं देते आप, ठीक है ना। अगर आपके फादर आपको कोचिंग देते हैं, फादर आपको पढ़ाते हैं, मतलब या घर की कोई बिजली का काम ठीक कर देते हैं, या घर के अंदर ही प्लम्बिंग कर देते हैं, या घर के अंदर गार्डनिंग कर देते हैं, तो ये इंडोर एक्टिविटीज़ हो गई आपकी, जिसको हम पे नहीं करते, ठीक है। मान लो घर पे कोई नल खराब हो गया, प्लम्बर को बुलाते हैं, उसको पैसे देते, बट वह काम आपको खुद ही आता है, आपने खुद ही ठीक कर लिया, पैसे आपके बच गए, आपने उसको पे नहीं किया। नॉन मॉनेटरी मतलब मनी की वैल्यू में टर्म्स नहीं हुई। तो जब उसको आपने पे नहीं, अगर आप पे करते तो जीडीपी के अंदर आता, बिल्कुल आता। अब आपने उसको पे तो किया ही नहीं, तो जीडीपी के अंदर वो आया ही नहीं। तो ये वो चीज़ें होती हैं जिसकी एक वैल्यू होती है, ये जीडीपी के अंदर नहीं इंक्लूड की जाती, बट ये वेलफेयर के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। कैसे? आपके मदर कितनी देर घर के अंदर किचन में काम करती हैं, अगर वो पूरा दिन किचन में लगी रहती है, मतलब उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या वेलफेयर डाउन है। अगर वो खुशी से 2-4 घंटे किचन में किया, फिर आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप घूमने फिरने जा रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और वेलफेयर अच्छा है, ठीक है ना। तो ये आपके घर का जो माहौल है ये वेलफेयर बताता है, बट ये सारी चीज़ें पैसों में नहीं गिनी जाती। आप पार्क में खेलने जाते हो, रोज़ जाते हो, आपके फादर के साथ शाम को वो टाइम से काम पे आते हैं, जाते हो, खेलते हो, तो आपका वेलफेयर अच्छा है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, आप अपने आप को टाइम दे रहे हो। लेकिन अगर आपके फादर रात को आते ही 11-12 बजे, सुबह जाते ही 9 बजे हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है, तो वो जीडीपी में काउंट नहीं हो रहा, पर आपका वेलफेयर तो पता लग रहा है ना कि नीचे है। तो जीडीपी नॉन मॉनेटरी आइटम्स के लिए बता नहीं पाता, लेकिन वेलफेयर में इंक्लूड की जाती हैं। तो ये आइटम्स जो हैं वो वेलफेयर में गिनी जाएंगी और जीडीपी में इंक्लूड नहीं की जाती, बट वेलफेयर में इंक्लूड की जाती हैं। उसके बाद आता है जी आपका एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटीज़ 2 तरह की होती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। पॉजिटिव होती है, जैसे एग्जांपल बुक में दिया हुआ है कि अगर आप पार्क में खेलने जाते हो, आप पार्क को यूज़ कर रहे हो, आप बदले में क्या दे रहे हो? पार्क को यूज़ किया, झूले खाए, बैठा, मौज मस्ती की, रोज़ जाते हो, आप बदले में क्या दे रहे हो? कुछ भी नहीं दे रहे हो। पर आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अब जब आप पार्क में खेलने जा रहे हो, आप जीडीपी को क्या दे रहे हो? कुछ नहीं, बट आपका वेलफेयर क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ गया, मतलब कि जो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ वेलफेयर में इंक्लूड की जाएंगी। और नेगेटिव, मैंने एक फैक्ट्री लगाई है, फैक्ट्री लगा के मैं फैक्ट्री का जो गंदा पानी है वो नाली में फेंक रहा हूँ, बहुत शोर मच रहा है, अड़ोसी पड़ोसी डिस्टर्ब हो रहा है, धुआं निकल रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ हुई। मैं इसको जीडीपी में क्या दे रहा हूँ? कुछ नहीं। अगर धुआं निकल रहा है तो मैं उसकी सफाई के लिए कुछ कर रहा हूँ? कुछ नहीं। नाली में से गंदा पानी निकल रहा है, मैं रिवर की सफाई के लिए कुछ कर रहा हूँ? कुछ नहीं कर रहा। शोर मच रहा है, मैं कुछ कर रहा हूँ? नहीं कर रहा। जीडीपी के अंदर मैं कुछ नहीं कर रहा, बट इससे
इससे वेलफेयर आपका राइज हुआ था इसलिए इंक्लूड किया, इससे आपका वेलफेयर डाउन हुआ इसलिए इसको इंक्लूड करेंगे। अगर आप नेगेटिव पॉल्यूशन कर रहे हो जीडीपी में इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन वेलफेयर लोगों का डाउन होता है जिस वजह से ये वेलफेयर में इंक्लूड किया जाएगा। तो ये बातें कुछ है ये जीडीपी में आती है, ये जीडीपी में आती है, वेलफेयर का कोई लेना देना नहीं। ये वेलफेयर में आती है, जीडीपी का कोई लेना देना इसमें से नहीं है। तो जीडीपी बताता नहीं वेलफेयर का, ये चीज़ें वेलफेयर बताएंगी कितना अच्छा आप अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, मॉल्स वगैरह में घूमने जा रहे हो, ठीक है, आपका वेलफेयर राइज हो रहा है। आप गाड़ी चला रहे हो, आपकी गाड़ी बहुत धुआं दे रही है, आप वेलफेयर आपका डाउन हो रहा है, लोगों का आस पड़ोस का वेलफेयर तो खराब करो, उनको हेल्थ उनका तो बीमार कर रहे हो ना, आपकी फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, आप उनकी हेल्थ खराब कर रहे हो, तो वेलफेयर लोगों को डाउन कर रहे हो आप। जीडीपी पे कोई इफेक्ट नहीं इन चीज़ों का। लास्ट अदर रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है। अगर आपकी जीडीपी है इस साल पिछले साल की जो है मान लो 10,000 करोड़, ठीक है, और आपकी देश की जो पॉपुलेशन है वो है 1000 करोड़, गुड्स कितने के बने 10,000 करोड़ की पॉपुलेशन कितनी 1000 करोड़, तो एक बंदे को कितना मिला, एक बंदे को मिला 10 रुपया, ठीक है ना। 10,000 करोड़ की गुड्स बने, 1000 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो एक बंदे को 10 रुपए का फायदा मिल रहा है, ठीक है। अब आपने कहा कि जीडीपी बढ़ा, क्या वेलफेयर बढ़ा, देखते हैं। अगर जीडीपी हो गया 20,000 करोड़, पॉपुलेशन बढ़ गई 10 की जगह ये डबल हुआ, ये डबल से ज़्यादा कर दो, 2000 से ज़्यादा कर दो, 2400 करोड़, ठीक है जी। जीडीपी भी बढ़ी आपकी, 10 से 20 हो गई, लेकिन पॉपुलेशन डबल से भी ज़्यादा बढ़ गई, तो अब एक बंदे को कितना मिलेगा, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 10 रुपये से कम हो गया, ये हो गया 200 डिवाइड बाय 24, तो 8.3। जब पॉपुलेशन 1000 थी तो 10,000 करोड़ की जीडीपी थी, तो 10 रुपये एक बंदे को मिलता था पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ जीडीपी कहते हैं इसको, कि हर बंदे को कितनी जीडीपी मिल रही है 10 रुपये। अब हर बंदे को कितनी मिल रही है 8 रुपये। तो क्यों हम तो बोल रहे हैं सर, हम तो कहते हैं कि जी क्या कहते हैं, जीडीपी राइज हुई वेलफेयर राइज हो गया, नहीं। अगर जीडीपी देखो 10 से 20 राइज हो रही है, जीडीपी क्या हुई राइज, लेकिन पॉपुलेशन उससे ज़्यादा राइज हो गई, तो अगर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जीडीपी से ज़्यादा रहेगा तो ये क्या शो करता है, यहाँ पे 10 रुपये आया था, यहाँ 8 रुपये, ये क्या हो गया, जीडीपी तो राइज हुई लेकिन वेलफेयर फॉल हुआ। पहले 10 रुपये कमा रहे थे, अब 8 रुपये कमा रहे हैं, ये आपके सामने प्रूफ कर दिया हमने। तो ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, इसको कहते हैं पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ जीडीपी, की एक बंदे को एक देश में कितनी जीडीपी मिलती है। तो जीडीपी 10,000 करोड़ के हिसाब से एक बंदे को 10 रुपये मिली, अब पॉपुलेशन भी बढ़ी, जीडीपी भी बढ़ी, लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई तो मिली। अगर पॉपुलेशन का रेट कम होता ग्रोथ का, मान लो ये 20, ये 10 की जगह 20 होती और ये 10 की जगह 15 होती, तो आपका आता 13 रुपये, तो ये 13 रुपये आती, तो हम कहते भाई जीडीपी भी बढ़ गई और वेलफेयर भी बढ़ गया। बट ऐसा होता नहीं है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है हर देश में। तो ये 8 रुपये आएगी, 10 रुपये, तो वेलफेयर आपका घटा है। जीडीपी बढ़ने से वेलफेयर घट भी सकता है, या इसका कहने का, ये सारे पॉइंट्स का कहने का रीज़न ये है कि जीडीपी बढ़ना वेलफेयर बढ़ने के बराबर नहीं होता, नॉट इक्वल टू, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जीडीपी बढ़ने से वेलफेयर बढ़ भी सकता है और गिर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। जीडीपी बढ़ा वेलफेयर गिर गया, या कुछ भी नहीं हो सकता। जीडीपी के कई चीज़ें ऐसे जीडीपी में इंक्लूड नहीं, लेकिन वेलफेयर को गिराती बढ़ाती रहती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस चैप्टर का यही थ्योरी पार्ट है सिर्फ। इसके बाद एक और टॉपिक है जी ग्रीन जीएनपी, जो सिर्फ 2 मिनट का है। 2 मिनट में ग्रीन जीएनपी आपको समझा देते हैं, वो इसी से रिलेटेड है, फिर आपका चैप्टर खत्म है और न्यूमेरिकल्स बच जाएंगे बस आपके करने वाले। नाउ व्हाट इज़ ग्रीन जीएनपी, एक लाइन की डेफिनेशन है बस, वो बुक में आप पढ़ोगे आपको समझ ही नहीं आएगी क्या लिखी है लैंग्वेज,
आपको बता देता हूँ मैं। मान लो मैं एक फैक्ट्री का मालिक हूँ, मैंने अपने देश के लिए या पूरे देश के लिए, जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, पूरे देश में कितने के गुड्स बने, पूरे देश में मान लो अभी हमने बनाए 18,000 करोड़ के गुड्स बनाए, ये हमारे देश की ग्रॉस नेशनल इनकम है। इसमें अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा तो नेशनल इनकम आ जाएगी, ठीक है। पूरे देश में इतने के गुड्स बने, ये हमारी अभी क्या है, जीएनपी। जब मैंने ये गुड्स बनाए होंगे पूरे देश ने मिलके, फैक्ट्री के अंदर बनाए होंगे, दुकानों के अंदर बनाए होंगे, घरों के अंदर बनाए होंगे, सर्विसेज बनाई होंगी, क्या पॉल्यूशन हुआ होगा? पॉल्यूशन हुआ होगा? तो आपका आंसर होगा क्या होती है पॉल्यूशन की? पॉल्यूशन हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। तो हम इस बात को इग्नोर नहीं करते कि पॉल्यूशन भी हुआ होगा। कौन सा पॉल्यूशन हुआ होगा? नॉइज़ वाला बिल्कुल हुआ होगा, एयर वाला बिल्कुल हुआ होगा, हमारे वाटर का बिल्कुल हुआ होगा। इसके अलावा और भी हमारे पार्क्स, ग्रीनरी को नुकसान हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान हुआ होगा, तो ये बेसिकली हमारे कुछ फैक्टर्स है। इसके अलावा और भी है जिसने हमारे को ख़राब किया होगा। एक तरफ से हम कह रहे हैं कि हमारे देश की तरक्की होगी क्योंकि हमारी नेशनल प्रोडक्ट बढ़ गया, दूसरी तरफ हम अपने देश की ये चीज़ें क्या कर दी, ख़राब कर दी। रिसोर्सेज है ना हमारे देश का, हवा, पानी, पहाड़, पेड़ पौधे, मिट्टी, सॉइल, तो इसमें कितने सारे रिसोर्सेज आ गए जो हमने ख़राब करे वो चीज़ बनाने के लिए। तो जीएनपी हो गया कि ये बना लिया, ये ख़राब कर लिया। इस 18, मान लो कि ये सब ख़राब करने की कॉस्ट आ गई आपकी 12,000 करोड़। ये सब कुछ ख़राब करना, जितने का आपने ख़राब किया सामान, ये 18,000 करोड़ बनाने के लिए ख़राब कितना कर दिया, 12,000 करोड़। उसको उसमें से माइनस कर दो, तो ये आपकी रियल जीएनपी मानी जाएगी कि एक्चुअली कितने की प्रोडक्शन हुई। और इसमें से ये जो चीज़ें, रिसोर्सेज जो यूज़ किए हैं, जो ख़राब किए हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज डिप्लीटेड जो ख़राब किए हैं, वो माइनस करने के बाद जो आपकी कॉस्ट निकलेगी, दैट इज़ नोन एज ग्रीन जीएनपी। कि एक्चुअल में हमने 6,000 करोड़ की तरक्की की। मैं अभी तक जितने भी हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी, हम बोलते थे नेशनल इनकम निकालो, 18,000 करोड़ की नेशनल इनकम निकल गई या ग्रॉस नेशनल इनकम निकल गई, मतलब कि हमारे देश ने इतनी तरक्की कर ली। लेकिन इकोनॉमिस्ट कहते हैं नहीं, ये बनाने के लिए ये ख़राब किया तो हटा दो, तो इतनी तरक्की की। तो ये एक्चुअल में हुआ, रियल की जगह इसको एक्चुअल मान लो, ये एक्चुअल जीएनपी है। और ये आपकी 6,000 करोड़ की ग्रीन जीएनपी हो गई। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये हमने सामान ख़राब किया, ये हटा दो, ये आपने बना, ये आपने समाज को दिया, ऐड किया। समाज में क्या ऐड किया, ये नहीं, ये ऐड किया क्योंकि आपने समाज को 18,000 करोड़ दिए बना के, इनकम दी आपने बना के, उसके बदले हमने 12,000 करोड़ का नुकसान तो कर दिया, तो नुकसान को हटा दो, तो आपने सिर्फ 6,000 करोड़ बना के दिए। तो ये सब आराम से पढ़ना, डिटेल में पढ़ना, और जो ना समझ आए मेरे से पूछ लेना। हालांकि मेरे को पता नहीं आप लोग रीडिंग करते हो नहीं करते हो, क्योंकि मेरे को आज तक सिर्फ 1-2 बच्चे हैं जो फ़ोन पे थ्योरी का डाउट पूछते हैं कि सर ये वाला पैराग्राफ दोबारा समझा दो, हमको नहीं समझ आया। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने वीडियो आराम से देखी और मेरे से डाउट पूछा, तो पता लगता है कि उनको ये पॉइंट समझ नहीं आया, चलो मेरे से पूछ लिया। बाकी ऐसे कई बच्चे जिन्होंने आज तक एक भी डाउट नहीं पूछा, ना न्यूमेरिकल में ना थ्योरी में, तो मतलब उनको या तो वो बहुत इंटेलिजेंट है, उनको सब कुछ समझ आ जाता है, या वो पढ़ते ही नहीं है, सीधी सी बात ही है। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है कि आपने पढ़ना है कि नहीं पढ़ना।